बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ। चुनाव बताते देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रही है और उन्हें योजनाओं का लाभ भी लगातार दे रही है। अब सरकार ने पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए बता दें एक बड़ा कदम भी उठा लिया है। रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी पंचायत शुरू की जा रही है, जहां जिसकी शुरुआत आपको बता दें 24 अप्रैल से टिहरी जिले से होगी और बाद में यह कार्यक्रम सभी जिलों में किया जाएगा। इसका मकसद है लोगों को अपने गांव वापस आने के लिए प्रेरित करना और गांव में ही रोजगार के मौके देना। सरकार लोगों को योजनाओं की जानकारी देगी और स्वरोजगार के लिए मदद भी करने वाली है। बता दें कोरोना के समय गांव लौटे कई लोग अब खेती, पशुपालन और छोटे काम करके अच्छी कमाई कर रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से गांव फिर से बसेंगे और पलायन कम होगा। तो बता दें 24 अप्रैल से टिहरी जिले में यह अभियान की शुरुआत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद रहे। 4 साल में हजारों लोग गांव लौटकर काम करने के लिए वापस आए हैं। ये पलायन रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। हर जिले में बता दें कार्यक्रम कर लोगों को अब जोड़ा जाएगा, जिससे पलायन को रोका जा सके और गांव में खुशहाली पहले की तरह वापस आ सके। बता दें सरकार का ये रिवर्स पलायन बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान तैयार है। इसको लेके अब सरकार लगातार काम कर रही है। प्रवासी पंचायत से लोगों को गांव लौटाने की पूरी तैयारियां अब कर ली गई हैं। देखो, ऐसा ना कि जरूरी नहीं कि ये वो 4 साल में ही गए थे, ये वापस आने वाले हैं। कोविड के बाद ये वापस आने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ लोग 10-10 साल पहले भी गए थे, तो परसेंटेज करना जरा मुश्किल हो जाता है। परसेंटेज तो आप वो करोगे ना जो आपको पता है 4 साल में गए और 4 आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, जहां बता दें 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया है। सीएम धामी ने आपको बता दें अपने संबोधन में यह साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में G20 से जुड़े कार्यक्रमों के सफल आयोजन हुआ है। राज्य को वैश्विक मंच पर नई पहचान भी मिली है। देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और व्यवस्थाओं की सराहना की है, जिससे पर्यटन और निवेश की संभावनाएं भी और ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन हुए हैं। इस आयोजन ने आपको बता दें खेल के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती दी है। साथ ही खेल सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्व कदम उठाए गए हैं। वहीं आपको बता दें दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए हेलीपैडों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इससे आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन को बड़ा सहारा मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि इन पहलों से उत्तराखंड समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से खेल ढांचे को अब और ज्यादा मजबूती मिली है। बता दें हेलीपैड भी बढ़े हैं और कनेक्टिविटी भी और ज्यादा बेहतर हुई है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में सीएम धामी ने खुद जनसभा को संबोधित किया है। लोगों ने पुष्कर सिंह धामी को सुना। 4 साल में क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ कार्य हुए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों तक पहुंचाई है। साथ ही पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है, ऐसी चर्चाएं भी इस संबोधन में की गई। राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों से खेल ढांचे को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे राज्य ने कई ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियों का हमारा राज्य साक्षी बना है, जो किसी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थी। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। एक बैठक नहीं, 3-3 बैठकें हुई।
जिससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान मिला। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हुआ। भाइयों बहनों, इस खेलों के आयोजन ने हमारी खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। जहां 107 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया, वहीं अंक तालिका में भी हम 7वें स्थान पर आए, जहां कभी हमारा स्थान 25 से भी अधिक होता था। पहली बार वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। इतना ही नहीं, पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 3,76,000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ और 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है। भाइयों बहनों, जो अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है। इसके साथ साथ डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं लखपति। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, बता दें हरिद्वार से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक ने आज मंत्री बनने के बाद अपना पद अब संभाल लिया है। वे विधानसभा पहुंचे और मीडिया से उन्होंने बात की है। इस दौरान उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह अच्छे से निभाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वह आने वाले दिनों में लगातार बैठक करेंगे ताकि बचे हुए 8 से 9 महीनों में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, जनगणना और आयुष विभाग की जिम्मेदारियां भी दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि इन सभी विभागों में काम तेज किया जाए और लोगों को इसका सीधा फायदा मिले। सरकार के बचे हुए समय में बेहतर काम करना उनकी प्राथमिकता रहने वाली है। तो ये मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को साफ तौर पर सभी के सामने रखा है और ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी विभागों में वो अच्छे से काम करें, विभागों में तेजी आए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। साथ ही बचे हुए समय में तेजी से काम करने पर भी मंत्री ने जोर दिया है। कई अहम विभागों की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसको लेकर मदन कौशिक भी साफ तौर पर चर्चा करते नजर आए हैं। आपदा प्रबंधन और पंचायत विभाग पर खास फोकस रहेगा, उन्होंने ये भी रुख अपना साझा किया है। सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए हैं मदन कौशिक। मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे। और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है और निश्चित रूप से 2027 में एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा मिलकर सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। देहरादून में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण महिलाओं के साथ पारंपरिक कृषि संस्कृति को सम्मान दिया है। बता दें आपको कि इस अवसर पर उन्होंने ओखली, सिलबट्टा और जांदरा चलाकर पहाड़ की लोक परंपराओं से जुड़ाव प्रदर्शित कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ तौर पर कहा कि राज्य की पहचान उसकी संस्कृति और ग्रामीण जीवन से जुड़ी परंपराओं में बसती है।
उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना भी की और कहा कि खेती किसानी और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में बता दें बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के इस सहज और सांस्कृतिक जुड़ाव की खूब सराहना भी की और इसे उत्तराखंड की विरासत को सम्मान देने वाला एक कदम बता दिया है। लोग खुश नजर आए। बता दें सभी सांस्कृतिक परंपराओं को वो खुद निभाते नजर आए हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाएं उपस्थित रही। सीएम धामी ने पारंपरिक कृषि संस्कृति का भी आपको बता दें सम्मान किया है। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में ये पहाड़ी परंपरा साफ तौर पर देखने को मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आपको बता दें पलटन बाजार स्थित मां कालिका मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां भगवती से प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की खूब कामना भी की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उनके साथ प्रार्थना में भाग लिया। बता दें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नवरात्रि का पर्व शक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य और उन्नति की कामना करते हुए सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पौड़ी के आपको बता दें प्रेक्षागृह में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जनता को योजनाओं की जानकारियां भी दी गई हैं। साथ ही इस दौरान पात्र लाभार्थियों को आवास, पेंशन, स्वरोजगार और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र और सहायता राशि भी वितरित की गई। बता दें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने यह साफ तौर पर कहा कि बीते 4 वर्षों में क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लोगों की मौजूदगी देख सकते हैं, जहां लोगों ने योजनाओं के बारे में जानकारियां भी ली और सरकार की पहल की खूब सराहना भी की है। अधिकारियों ने लोगों से यह अपील भी की कि वह अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और विकास में खुद भागीदार बने। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है अल्मोड़ा से, जहां आपको बता दें डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी 27 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। लंबे समय से मांगे पूरी ना होने से नाराज इंजीनियर्स ने यह बड़ा फैसला लिया है। बता दें महासंघ के आह्वान पर लोक निर्माण, सिंचाई और ऊर्जा विभाग से जुड़े इंजीनियर्स इस हड़ताल में शामिल हो गए। इसका असर कोई सरकारी कामों, आपको बता दें कई सरकारी कामों और विकास कार्यों पर लगातार पड़ सकता है। इससे पहले भी इंजीनियर्स ने कई बार धरना और प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इंजीनियर्स का भी यह साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। महासंघ ने आपको बता दें ये भी साफ कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। तो इंजीनियर्स की ये बड़ी हड़ताल आपको बता दें सामने आई है, जहां अल्मोड़ा में कामकाज पर अब सीधा असर इस हड़ताल से देखने को मिल सकता है। पहले कोई कार्रवाई, ठोस समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर इंजीनियर्स लगातार नाराज नजर आए। जिसके बाद उन्होंने अब साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। समाधान होने पर आंदोलन तेज करने की भी बता दें, समाधान अगर नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की भी अब इंजीनियर्स ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दें 27 मांगों को लेकर इंजीनियर्स लगातार हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें साफ तौर पर हड़ताल की देख सकते हैं, जहां पर लोग नाराज हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कामकाज पर अब इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि कई विभागों के इंजीनियर्स इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के अंदर हम लोग यहाँ पे आज अनिश्चितकालीन स्थान पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो 27 सूत्रीय मांग पत्र था उस पर
वर्तमान तक भी सरकार और शासन ने कोई सुनवाई नहीं करी है और हमारे सदस्य सभी आक्रोश में है और महासंघ अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में आ चुका है और अब हम अपनी जो 27 सूत्रीय मांग पत्र है उसको मनवा के ही वापस आएंगे। जो है मांग पत्र हमने जो है शासन को प्रेषित किया है, जिसमें कि हमारी मुख्यतर मांगे जो है 10, 16, 26 है और हमारी जो वेतन विसंगति है उसके लिए है और हमारे साथियों को जो जहाँ पर जो है जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण की है और इन सभी मांगों के साथ हम लोग जो है इस हड़ताल में उतरे हैं और मेरा जो है सभी साथियों से अनुरोध है कि मन से कि जो भी साथी जहाँ पर भी बैठे हैं हड़ताल पे हैं वो सब धैर्य बनाकर रखें, सरकार को हमारी मांगें मांगनी पड़ेगी। जब ये द्वादश महाधिवेशन हुआ था देहरादून में तो उस समय जो है उसमें मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे, मुख्य सचिव महोदय भी आए थे। हमारी 27 सूत्री जो मांग पत्र था उस पर उन्होंने अपना आश्वासन दिया था कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी मान लिया जाएगा और ये मांग हमारी कोई मांग नहीं है बल्कि हमें जो पुरानी चीजें जो मिलती हुई आ रही थी वो सरकार और शासन द्वारा जो हमसे छीन ली गई थी, हमें उनको दोबारा हम ये चाह रहे हैं कि जैसे 10 साल में 5400 की डिमांड से 2006 से जो 4600 ग्रेड पे की डिमांड है और 10, 16, 26 की डिमांड है, तो इन मांगों को हमने जो है ये हमें पहले से मिलता है तो हमें सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि इन मांगों को हमें दोबारा ये हमें अधिकारियों का उत्तराखंड के देहरादून जिले में अरविंद गैस एजेंसी के संजय मारवा ने साफ तौर पर बताया कि प्रशासन और खाद्य पूर्ति विभाग ने गैस बुकिंग की समस्या को काफी हद तक अब दूर कर दिया है, तो वहीं होम डिलीवरी के जरिए आमजन को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई भी जा रही है, जिससे गैस न मिलने की किल्लत को बहुत हद तक काबू कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, गैस की उपलब्धता को लेकर गैस एजेंसी का भी ये कहना है कि प्रशासन के आदेश का पालन लगातार किया जा रहा है, साथ ही 100% होम डिलीवरी भी की जा रही है। इस दौरान जो प्रशासन ने 25 दिन में गैस बुकिंग की सीमा रखी है उसी नियम से गैस की होम डिलीवरी भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी सीधे तौर पर अभी आदेश दे दिए हैं कि एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, होम डिलीवरी की भी 100% आपको बता दें व्यवस्थाएं की जाए। तो गैस की होम डिलीवरी से आमजन को अब लगातार राहत मिल रही है। बता दें, अब किसी भी तरह की आपूर्ति नहीं है। खैर, वो 25 दिन का जो नियम है वो लगातार फॉलो भी हो रहा है। गैस की होम डिलीवरी से लोगों को अब राहत है। प्रशासन के आदेश पर बता दें 100% होम डिलीवरी अब लागू भी हो गई है। संजय कुमार मारवा है और अरविंद गैस सर्विस में बद्रीपुर में गोडाउन में हूँ मैं इसमें फिलहाल, और मैं यहाँ पिछले 26 वर्ष से कार्यरत। तो स्थिति तो भाई साहब अगर आंकड़ों वाली बात करेंगे तो उस हिसाब से तो जो पहले माल आता था उतना ही आ रहा है। सिलेंडरों की संख्या में तो कोई घटोती नहीं हुई है। डोमेस्टिक में, हाँ, कमर्शियल तो अभी नहीं फिलहाल आ रहे, लेकिन डोमेस्टिक तो रेगुलर आ रहे हैं। सप्लाई अनलिमिटेड है। हाँ, बने कि ये है कि थोड़ा बुकिंग अभी फिलहाल ज्यादा है और लोगों में थोड़ा पैनिक है, तो इस वजह से बुकिंग ज्यादा है। पैनिक बुकिंग है ज्यादा, मतलब जहां तक मेरा ये सोचना है तो मुझे तो नहीं लगता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का एक बयान बहुत ज्यादा अब सियासी हलचल मचाया हुआ है। बता दें, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि उत्तराखंड में जनगणना को लेकर सरकार ने गंभीरता से कार्य शुरू कर दिए हैं। जनगणना के लिए ट्रेनी को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस गणना को संवेदनशीलता से करना होगा क्योंकि इसका व्यापक असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। रेखा आर्या ने यह भी बताया कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही व्यापक रूप से शुरू की जाएगी। उन्होंने ट्रेनी को निर्देश दिए कि वे अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करें। इस जनगणना से प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य की योजनाओं में भी मिलेगा। बता दें, कैबिनेट मंत्री ने आगे ये भी कहा कि सरकार जनगणना को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं।
जनगणना 2027 का पहला चरण आपको बता दें 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक होगा। इस दौरान आपको बता दें 10-24 अप्रैल 2026 तक स्वगणना यानी ऑनलाइन का विकल्प भी उपलब्ध होगा। ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे और मकानों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। तो ये रेखा आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें अब ऑनलाइन स्वगणना भी होगी, पहली बार पूरी तरह से ये डिजिटल रूप में जनगणना सामने आएगी। आज ही से जो है वो नई जनगणना की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं और राज्य में प्रथम चरण में जो है मकानों की गणना हो रही है। उस बैठक में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला, उस बैठक की शुरुआत की गई है और उस बैठक में जो हमारे जनगणना के ट्रेनी हैं, जो खासकर स्मार्ट ट्रेनी हैं या जो खासकर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करी है, उनको लेकर जो है ये बैठक रखी गई है, जिसमें लगभग जितनी भी ये मकानों की गणना है या भविष्य में जनगणना होने जा रही है वो सभी ऑनलाइन प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से चूंकि आज के समय सबके पास में स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन के बावजूद में भी लोगों को इस प्रकार से पूरी संवेदनशीलता के साथ में सहयोग करते हुए उनको संपूर्ण जानकारी देते हुए, उनके अंदर विश्वास पैदा करते हुए उन लोगों से जो कि खासकर जो ट्रेनी है, ये आह्वान किया गया है कि सबको सजग करते हुए जो है ये सूचनाएं इकट्ठी करें और निश्चित रूप से ये सूचनाएं आगे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के देश की भी और राज्य की भी नीति जो है वो तय होने जा रही है। तो इसलिए इसमें पूरी गंभीरता के साथ में कार्य करें, ये निर्देश भी दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के आपको बता दें 4 वर्षों की उपलब्धियों को साफ तौर पर जनता के सामने भी रखा, साथ ही विकास कार्यों का विस्तृत उल्लेख भी किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाना है और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम में बता दें भाग भी लिया था, साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी प्राप्त की हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में भी राज्य के समग्र विकास के लिए तेजी से ऐसे ही काम जारी रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। ऋषिकेश में गंगा किनारे कुछ पर्यटक शराब पी रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने अब जोरदार विरोध किया है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ बाहरी पर्यटक गंगा तट पर बैठकर खुलेआम शराब और बियर पी रहे थे। इससे वहां मौजूद लोगों की भावनाएं आहत हुई। बता दें वो चप्पलों के साथ गंगा में प्रवेश करते नजर हुए। इसके बाद लगातार विरोध भी अब सामने आया है, लोग गुस्साए हुए हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि हमारी भावनाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। बता दें इसी को लेकर विरोध अब लगातार तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन अब पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। एआरटीओ अधिकारी आपको बता दें मनीष तिवारी ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए अभी से सभी कॉमर्शियल वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। वाहनों के जरूरी कागज, फिटनेस और ग्रीन कार्ड को ध्यान से चेक किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि हरबटपुर में नया बस अड्डा बनाया गया है, जो खास तौर पर चारधाम यात्रा के लिए तैयार किया गया। हरिद्वार से आने वाली बसों को यहाँ रोका जाता है और उनकी पूरी जांच भी की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कटापत्थर में भी एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां बसों के कागज और फिटनेस दोबारा चेक किए जाते हैं। वहीं विकास नगर बाजार में लगने वाले जाम को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि यह एक छोटा सा
बाजार क्षेत्र है जहां पहाड़ों से आने वाले वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए जाम लग जाता है। लेकिन बाकी रास्तों पर चारधाम यात्रा की बसें कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए, चारधाम यात्रा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जो जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब ये चारधाम यात्रा का जो आप जानते हैं कि जो मुख्य जो इनके मार्ग है वो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं वो पहाड़ी मार्गों पर अपनी गाड़ी चलाने के बजाय वो टैक्सी या बस में चलना प्रेफर करते हैं। तो इसमें परिवहन विभाग की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिन यात्री वाहनों से वो यात्रा कर रहे हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, उनपे ओवरलोडिंग ना हो। इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंश्योर करता है कि जितने भी कमर्शियल गाड़ी है उनकी यात्रा से पहले उनकी फिटनेस, परमिट, टैक्स, पोल्यूशन इंश्योरेंस के आधार पर उनको एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि यात्रा भर वो वैलिड रहता है स्थानीय गाड़ियों का। इसके साथ साथ जब गाड़ियां जाती हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो फुटहिल्स हैं वहाँ पे ऋषिकेश और देहरादून में हमने कुछ अस्थायी चेक पोस्ट बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग उन गाड़ियों के पेपर्स को चेक करते हैं बहुत कम समय में और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसमें कोई ओवरलोडिंग ना हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे और पीएचक्यू तथा रेंज लेवल से जो निर्देश प्राप्त होते हैं समय समय पे, उसी के क्रम में हमारा अभियान चल रहा था। इसमें जो चौकी इंचार्ज हैं दिलीप कुमार, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इसमें बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से मिलाकर के कुल 91.1 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आए कि जो अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही एनडीपीएस के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स एनडीपीएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं और बाकी इनसे जानकारी में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें मिले हैं उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और माननीय एसएसपी महोदय ने इसमें टीम के प्रोत्साहन के लिए 2000 रुपए के नगद इनाम की भी घोषणा की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है विकास नगर से, जहां गैस एजेंसी पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उपभोक्ता रोहित धीमन ने आपको बता दें साफ तौर पर बताया है कि उनके नाम पर गैस सिलेंडर की गलत एंट्रियां की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल में उन्हें 12 सिलेंडर मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक सिर्फ 8 से 10 सिलेंडर ही लिए हैं। रोहित ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड दिखाते हुए ये भी बताया कि एजेंसी के रिकॉर्ड में उनके नाम से अब तक 20 सिलेंडर दिखाए जा रहे हैं, यानी बिना लिए ही उनके खाते में ज्यादा सिलेंडर चढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, रोहित का यह भी कहना रहा कि अब उन्हें गैस सिलेंडर देने से मना किया जा रहा है और बार बार केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। उनका सवाल है कि आखिर कब तक वह केवाईसी कराते रहेंगे और एजेंसी के चक्कर लगाते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द समस्या का हल नहीं हुआ तो वह इस मामले की शिकायत तो बड़े अधिकारियों से करेंगे। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। मैं आया था अपना सिलेंडर बुक करवाने के लिए। मेरी आज डेट है बुक करवाने की 22 तारीख की थी, तो मैं बुक कराने लगा। जैसे ही मैंने बुक कराया अपना सिलेंडर, तो मुझे ऑलरेडी कोटा अप्रूव कर दिया गया है। इस तरह से मतलब जो हमारे साल के 12 सिलेंडर होते हैं, मुझे सिलेंडर इशू हो चुके हैं 20। साल में 12 साल में इन्होंने बताए हैं 12। 20 कैसे हो गए? यही मैं दिखा रहा हूँ सर, ये मैंने अपनी बुकिंग जो हिस्ट्री है ये निकाली है। ये देखिए सर, आप ना थोड़ा कैमरा अगर पास लाओगे तो एक दिन में ही मुझे इन्होंने ये एक दिन में ही नवंबर, देखो नवंबर 17 नवंबर 2025 4:56 पे मुझे सिलेंडर इन्होंने दिया, जो घर नहीं है, आया नहीं मतलब। और 2017 नवंबर को शाम को 4:54 पे डिलीवर्ड फिर हो गया। मतलब एक दिन में मुझे 2 सिलेंडर इन्होंने दे चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम में एक कार में अचानक आग लग गई। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके के रहने वाले अजय कुमार अपने परिवार के साथ पहली बार बाबा के दर्शन करने कैंची धाम आए हुए थे। उन्होंने अपनी कार, आपको बता दें, सेंटोरियम रोड पर खड़ी की थी। इसी दौरान अचानक कार में तेज आग लग गई। राहत की बात यह रही है कि उस समय कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है।
जैसे ही लोगों ने आग देखी, तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू भी पाया, लेकिन तब तक कार काफी जल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक यह कार सिर्फ 6 महीने पहले ही खरीदी गई थी। फिलहाल आपको बता दें, आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तो ये एक बड़ा हादसा टला है। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त कोई भी बता दे कार में मौजूद नहीं था। परिवार दर्शन करने के लिए आया था, पहली बार कैंचीधाम आया था, लेकिन ये एक बड़ा हादसा उनके साथ हुआ। 6 महीने पुरानी कार जलकर ये राख हुई है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य बताई जा रही है। बता दें, कुछ देर के लिए इलाके में जरूर अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन दमकल विभाग के कर्मियों ने वहां मौजूद लोगों को शांत कराया और आग पर काबू पाया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।